नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जब टीवी देखता हुआ बच्चा अचानक से नानी नानी चिल्लाने लगा तो अपनी माँ को टीवी पर देखकर शालू चौंक गई जब देखा कि वह अपने घर नहीं बल्कि कहीं और हैं। आखिर कहाँ थी वह जिन्हें देखकर शालू का मुंह खुला का खुला रह गया। राजू, बेटा जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। हमेशा ही लेट करते रहते हो, फिर तुम्हारी स्कूल बस छूट जाएगी तो तुम्हें छोड़ने जाने के लिए कोई चाहिए। फटाफट तैयार हो जाओ क्योंकि किसी के पास भी टाइम नहीं है। मुझे तुम्हारी दादी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, उनकी आंखें चेक करवानी हैं और तुम्हारे पापा भी ऑफिस के लिए निकल ही रहे हैं बस। और अगर आज तुम्हारा स्कूल मिस हो गया ना तो बहुत पीटूंगी। हर वक्त जब देखो तब बस टीवी में लगे रहते हो। इतनी ही देर में राजू अपने कमरे से उछलता कूदता हुआ बाहर आया और बोला, मम्मा मैं तो कब का उठ गया हूँ। मैं रेडी तो तब होऊंगा ना जब आप करोगी। मुझे जल्दी से नहला के रेडी कर दो। अब शालू ने राजू को बाथरूम में बिठाया और उसकी स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आई। उसे नहलाकर जब वह उसके कमरे में ले जाकर उसे तैयार कर रही थी तब राजू ने टीवी चला लिया और इधर उधर चैनल बदलने लगा। इधर शालू उसे तैयार किए जा रही थी और उसका बैग पैक कर रही थी। चैनल चेंज करते करते अचानक से राजू बोला, मम्मी नानी देखो ना, नानी टीवी पर आ गई। जब शालू ने सुना तो उसे लगा कि राजू मस्ती कर रहा है। उसकी माँ भला टीवी पर क्यों दिखेंगी। सुबह सुबह वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं। सुबह सुबह आप मस्ती करने लग जाते हो बेटा। चलो फटाफट तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ। तब राजू बोला, नहीं मम्मा, सच में आप एक बार टीवी की तरफ देखो तो सही, यह नानी ही है। जब राजू बार बार जिद कर रहा था तो अपना काम छोड़कर शालू ने टीवी की ओर गौर किया तो पाया कि राजू बिल्कुल सच बोल रहा था। टीवी पर जो औरत दिखाई जा रही थी वह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। यह सब देखकर एक पल के लिए शालू बहुत परेशान हो गई। ऊपर से जब उसने देखा कि यह कोई न्यूज़ चैनल था जिस पर किसी वृद्ध आश्रम की खबर दिखाई जा रही थी। जब शालू ने अपनी माँ को टीवी पर देखा तो वह भी चौंक गई और उसने भी अपने पति को आवाज़ लगाई क्योंकि अभी तक उसका पति ऑफिस नहीं गया था और वह शालू की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर झट से कमरे में दौड़ा चला आया और बोला, क्या हुआ शालू, इतनी परेशान क्यों हो? बताओ मुझे कि क्या हुआ है, क्या बात है आखिर। तब शालू ने बिना कुछ कहे टीवी की ओर इशारा कर दिया। न्यूज़ रिपोर्टर ने वहां उपस्थित किसी अन्य माताजी से बातचीत करना शुरू किया जिसमें पीछे की ओर बैठी हुई शालू की माताजी साफ साफ दिखाई दे रही थीं। शालू अपने पति से बोली, कमल देखो ना, टीवी पर यह माँ ही है ना। लेकिन माँ वृद्धाश्रम में क्या कर रही हैं? नहीं नहीं, यह माँ नहीं हो सकती शालू, कमल ने कहा। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे घर पर है ना, और फिर कल ही तो तुम्हारे भैया से बात हुई थी। तुम रुको, अभी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भैया को फ़ोन कर देता हूँ। एक बार वह तुम्हारी माँ से बात करा देंगे तो तुम भी थोड़ी निश्चिंत हो जाओगी। रुको, मैं उन्हें फ़ोन लगाता हूँ। कमल ने अपने साले को यानी कि शालू के भाई को फ़ोन किया लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। जब शालू के पति कमल ने कई बार अपने साले को फ़ोन मिलाया लेकिन पूरी बहल जाने के बाद भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो शालू भी थोड़ी सी परेशान हो गई कि जाने क्या बात है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि भैया और भाभी दोनों में से कोई भी
फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि उन दोनों ने अपने भैया और भाभी दोनों को ही फ़ोन मिलाकर देखा था। लेकिन कई बार फ़ोन मिलाने पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन कुछ ही देर बाद शालू का फ़ोन बजा। फ़ोन उठाकर देखा तो शालू का भाई उसे कॉल कर रहा था। शालू ने झट से अपना फ़ोन रिसीव किया और अपने भाई से बात की। अपने भाई से बोली, हेलो भैया, माँ कहाँ हैं? मेरी माँ से बात कराना ज़रा, मुझे माँ से बात करनी है। लेकिन शालू को यूं घबराया हुआ देखकर उसका भाई बोला, क्या हुआ शालू, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और अचानक ही तुम्हें माँ की याद कैसे आ गई? अभी कल ही तो मैंने तुम्हारी माँ से बात कराई थी ना, फिर आज अचानक से? शालू बोली, नहीं भैया, वो बस ऐसे ही अचानक से मुझे माँ की याद आ गई। आप करा दीजिए ना मुझसे बात। तो शालू के भाई ने कहा कि माँ यहाँ नहीं है, इस समय माँ अभी कहीं बाहर गई हुई हैं, तो इसीलिए अभी मैं तुम्हारी माँ से बात नहीं करवा पाऊँगा। थोड़ी बहुत देर बाद जब माँ आ जाएंगी तो तुम बात कर लेना। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है और इसीलिए वह कल भी तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा इतना मन कर रहा है तो मैं तुम्हारी उनसे बात करा ही दूंगा, ठीक है? जब शालू के भाई ने उससे यह कहा तो शालू बोली, ठीक है भैया, लेकिन याद से जब माँ आ जाएं तो आप मेरी बात उनसे ज़रूर करवा देना, ठीक है? अच्छा बाबा, ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। इतना कहकर शालू के भाई ने फ़ोन रख दिया। अब शालू टीवी पर चलती उस न्यूज़ को देखती रही, लेकिन अब तक वह न्यूज़ भी ख़त्म हो चुकी थी। जब टीवी पर चल रही न्यूज़ भी ख़त्म हो गई और अब उसकी जगह कोई और शो आने लगा, तो शालू अब और ज़्यादा परेशान हो गई और वह बहुत ज़्यादा बेचैन थी। समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अपनी माँ से वह कैसे बात करे। और टीवी पर अभी कुछ देर पहले तक जो औरत दिखाई जा रही थी, क्या सच में वह उसकी माँ थी या कोई और? आखिर सच्चाई क्या थी? यदि टीवी वाली औरत सच में उसकी माँ थी, तो फिर फ़ोन पर उससे जो बात कर रही थी वह कौन थी? अब शालू ने थोड़ा दिमाग दौड़ाया और उसने सोचा कि जब भैया मुझसे बात करेंगे तो वह भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहेगी। अगर सच में माँ घर पर हैं तो भैया मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात ज़रूर करवा देंगे। इसमें तो भैया को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और फिर एक बार मैं माँ को देख लूँगी तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। यह सोचकर शालू ने अपने भाई को फिर से फ़ोन मिलाना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि खामखा उसका भाई कहीं खींच ना जाए कि क्यों बार बार शालू फ़ोन किए जा रही है। फिर शालू ने अपने रोज़मर्रा के काम निपटाए और वह अपने भाई के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। अब तक दोपहर बीत चुकी थी। शालू का बेटा भी स्कूल से पढ़ाई करके आ चुका था, लेकिन अभी तक शालू के भाई का फ़ोन नहीं आया था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान थी। इंतज़ार करते करते आखिरकार शाम के 4 बज चुके थे और आखिरकार शाम के 4 बजे उसके भाई का फ़ोन आया। अब शालू का भाई शालू से बोला, शालू, तुम्हें माँ की बहुत याद आ रही थी ना? लो कर लो माँ से बात। लेकिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें बहुत ज़ुकाम भी हुआ है, तो इसीलिए उनसे ज़्यादा बात मत करना, ठीक है? जब शालू ने अपनी माँ से बात की तो शालू को अपनी माँ से बात करके थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसकी माँ की आवाज़ कुछ बदली बदली सी थी। कल
जब उसने अपनी माँ से बात की थी तो उस वक्त वह थोड़ा बिजी थी, अपने घर के कामों में उलझी हुई थी और उसका पूरा ध्यान पूरी तरह से अपनी माँ की बातों में नहीं था। और दूसरी ओर उसके भाई ने यह भी कह दिया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, बहुत ज़ुकाम है, जिसके कारण उनकी आवाज़ बहुत बदल रही है। लेकिन आज जब शालू ने गौर से सुना तो उसे अपनी माँ की आवाज़ बिल्कुल भी पहचान में नहीं आई। अब शालू अपने भैया से बोली, अच्छा भैया, आपने माँ से बात तो करा दी और माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने ज़्यादा बात भी नहीं की। लेकिन जब माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो क्यों ना आप एक बार उन्हें वीडियो कॉल पर मुझे दिखा दीजिए। उन्हें देख लूँगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि क्या सच में माँ की तबीयत इतनी ख़राब है। भैया, मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं माँ को देखने आ जाती। आपने मुझे कल बता दिया होता तो आज मैं माँ के पास आ जाती। तभी कुछ बौखलाता हुआ सा शालू का भाई रजत बोला, अरे नहीं नहीं शालू, इतनी भी जल्दी नहीं है। माँ की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ बुला लूँ। बिल्कुल ठीक है माँ, और फिर माँ का ख्याल रखने के लिए तुम्हारी भाभी तो है ही ना, फिर खामखा तुम क्यों परेशान होती हो। तब शालू बोली, हाँ भैया, यह भी आप ठीक कह रहे हैं, माँ का ख्याल रखने के लिए भाभी तो हैं ही। चलिए कोई बात नहीं, मैं माँ को देखने के लिए वहाँ नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम फ़ोन पर तो माँ को देख ही सकती हूँ ना। आप एक काम कीजिए, मुझे फटाफट से वीडियो कॉल कीजिए, मैं फ़ोन पर उनसे बात कर लेती हूँ। फिर खुद ही बोली, सॉरी भैया, मैं तो भूल गई कि माँ की तबीयत तो ज़्यादा ख़राब है ना, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। आप दूर से ही माँ को दिखा दीजिए, मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अब रजत बात को घुमाता रहा और टाल मटोल करता रहा तो शालू ने अपने भाई पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, भैया, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे माँ कहीं और हैं और आपने किसी और से मेरी बात करा दी हो। अरे भाई, हद होती है, अपनी माँ से ही मेरी बात कराई है ना आपने। मेरी माँ जब आपके पास ही हैं तो आप उन्हें दिखा नहीं सकते क्या। जब शालू ने थोड़ा जोर देकर अपने भाई से कहा तो रजत भी मजबूर हो गया और बोला, अरे शालू, कैसी बात करती हो, माँ से ही बात कराई है भाई, और माँ यही मेरे पास हैं, रुको अभी वीडियो कॉल करता हूँ। रजत ने शालू को वीडियो कॉल किया तो शालू ने अपने भाई को जब देखा तो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत घबराया हुआ है। नॉर्मल से मौसम में भी उसे पसीना आ रहा था। शालू को वीडियो कॉल पर यह तो साफ दिखाई दे रहा था कि उसका भाई बहुत घबरा रहा है, लेकिन क्यों, और वह इतना डर रहा है, आखिर किस बात से। क्यों उसका भाई नहीं चाहता कि शालू अपनी माँ से बात करे। इन सारे सवालों को अपने दिमाग में लिए हुए शालू ने अपने भैया से कहा, भैया, भाभी ठीक है ना, लाइए भाभी से भी बात करा दीजिए। चलिए छोड़िए, पहले माँ से ही बात करा दीजिए, या फिर माँ को ना आप बैक कैमरा करके मुझे ऐसे ही दिखा दीजिए, मैं उन्हें दूर से ही देख लूँगी, उनसे बात नहीं करूँगी और ना ही उन्हें डिस्टर्ब करूँगी। शालू ने अपनी माँ को देखने के लिए कहा तो रजत ने बैक कैमरा ऑन करके अपने सामने पड़े हुए बेड की ओर कर दिया, जिसमें कंबल ओढ़कर कोई लेटा हुआ था। रजत बोला, लो देख लो माँ को। माँ को बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें दवाई देकर सुला दिया है। अब माँ तो आराम कर रही हैं, अगर तुम्हें ज़्यादा जिद करनी है तो बताओ, मैं माँ को जगा देता हूँ, उनका आराम खराब कर देता हूँ, कह देता हूँ कि आपकी बेटी को आपसे ज़रूरी बात करनी है, बताओ, कहो तो जगाऊँ माँ को। तब शालू बोली, हाँ भैया, जगा दो, कोई बात नहीं। शालू ने जब इतनी बात कही
तो रजत के मुंह की हवाइयाँ उड़ गईं, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर शालू हंसती हुई बोली, अरे भैया, आप तो डर गए, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैं भला अपनी वजह से माँ को क्यों परेशान करने लगी। आप एक काम कीजिए, आप माँ को आराम करने दीजिए। मैं कल सुबह माँ से बात कर लूँगी, ठीक है? या फिर जब वह ठीक हो जाएं, तब आप खुद से उनसे मेरी बात करा दीजिएगा। शालू ने रजत से बात की और फ़ोन रख दिया। शाम को जब शालू का पति कमल ऑफिस से वापस लौटा तो उसने सारी बात अपने पति को बताई। कमल को उसने सब कुछ बताया कि कैसे जब उसने अपनी माँ से बात करने की जिद की तो रजत उससे बात भी नहीं कराना चाहता था, और जब उसने बहुत ज़्यादा जिद की तब कहीं जाकर रजत ने अपनी माँ की बात उससे कराई थी। यह सब देखकर शालू ने बताया कि जब मैंने माँ से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहा था तो भैया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थीं। वह इतना घबरा रहे थे कि वीडियो कॉल पर भी उनका पसीना साफ दिखाई दे रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कमल कि आखिर बात क्या है। मुझे तो लगता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो हमसे छुपाया जा रहा है, लेकिन क्या? और तुम्हें पता है कमल, जब मैंने भैया से कहा कि मुझे माँ को वीडियो कॉल पर दिखा दो तो भैया ने रजाई के अंदर लेटी हुई माँ को दिखाया। अब रजाई के अंदर कौन था यह तो मुझे भी नहीं दिखा, और जब मैंने उनसे यह कह दिया कि हाँ, माँ को जगा दो, तो बस फिर तो ऐसे लग रहा था जैसे उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा। पता नहीं क्या बात है, पर कुछ तो अजीब ज़रूर है, और इस बारे में हमें एक बार पता ज़रूर लगाना चाहिए। क्यों ना हम लोग कल सुबह अपने घर चलें, वहाँ जाकर देखते हैं कि माँ वहाँ हैं या नहीं, तो रजत भैया की सारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तब कमल बोला कि नहीं शालू, हमें सबसे पहले उस वृद्धाश्रम में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जब हम घर पहुँचें तो तुम्हारा भाई कोई और बहाना बना दे। मुझे लगता है कि हमें एक बार उस वृद्धाश्रम में चलकर ही देखना चाहिए। पता चले कि हम तुम्हारे घर पहुँचे तुम्हारी माँ से मिलने के लिए, और तुम्हारा भाई कह दे कि तुम्हारी माँ तो घर है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे बताओ? और हम डायरेक्ट उनसे यह भी तो नहीं कह सकते ना कि तुमने माँ के साथ कुछ गलत किया है। जब तक हमारे हाथ कोई सबूत ना हो, तब तक हमें खुद सच्चाई का पता ना हो, तब तक हम उनसे कुछ नहीं कह सकते, है ना माँ? कमल ने अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ बोली, हाँ बिल्कुल बेटा। अब तक कमल की माँ को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। शालू ने खुद ही अपनी सास को सब कुछ बता दिया था, तो कमल की माँ ने भी उनसे कहा कि तुम्हें चलकर वृद्धाश्रम ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। वहाँ जो औरत है, क्या सचमुच वह शालू की माँ ही है या कोई और है? तब शालू सोचने लगी कि उस वृद्धाश्रम का नाम तो उसने देखा ही नहीं कि क्या नाम था। तब शालू के बेटे राजू ने उससे कहा कि मम्मा, मैंने वृद्धाश्रम का नाम नोट कर लिया था। जब मैं नानी को टीवी पर देख रहा था ना, तभी मैंने वहाँ का नाम और नंबर और एड्रेस नोट कर लिया था। राजू ने अपनी माँ को उस वृद्धाश्रम का नाम बताया और नंबर जो कि उसने लिख लिया था वह दे दिया। अब जब शालू के हाथ में उस वृद्धाश्रम का पता आया तो कमल ने बिना देरी किए अपनी पत्नी शालू को गाड़ी में बिठाया और उस वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़े। मुश्किल से उस वृद्धाश्रम का रास्ता 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर था, इसीलिए कमल ने लापरवाही नहीं की और वह तुरंत ही अपनी पत्नी, बच्चे और माँ को लेकर निकल पड़ा। और क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था,
इसीलिए उन लोगों को वृद्धाश्रम पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। लेकिन रात के लगभग 8:30 बजे तक वे लोग वृद्धाश्रम पहुंच चुके थे। वृद्धाश्रम जाकर शालू ने वहां के संचालक से अपनी माँ का नाम लेकर उनके बारे में पूछा, तो संचालक ने शालू की माँ के बारे में उन्हें बता दिया कि शालू की माँ, जिनका नाम रामवती देवी था, उन्हें 2 महीने पहले ही वृद्धाश्रम में लाया गया। जब उन्हें वृद्धाश्रम लाया गया था तब उनकी तबीयत बहुत खराब थी। ज़्यादा जानकारी तो उन लोगों को नहीं थी, क्योंकि वृद्ध आश्रम के संचालक, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद थे, इस वक्त वहां मैनेजर का काम कर रहे थे, उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके आश्रम के अन्य कुछ वॉलंटियर्स थे जिन्होंने रामवती जी को सड़क पर इतनी बेकार स्थिति में देखा था, तो वह उन्हें अपने साथ उस वृद्ध आश्रम में ले आए। अब शालू ने रामवती जी से मिलने की परमिशन मांगी और उनसे मिलने के लिए वह चल दी। संचालक ने उन्हें रामवती जी का कमरा बता दिया। अब वहां के संचालक द्वारा बताए गए दिशा निर्देश के आधार पर वे अपनी माँ से मिलने के लिए आगे चल पड़ी। चलते चलते जब शालू अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे दिखाई दिया कि उसकी माँ अपने कमरे के बाहर ही एक छोटी सी स्लिप पर बैठी हुई थी और उनके पास एक अन्य वृद्ध महिला भी थी। शालू ने जब अपनी माँ को अपने सामने बैठे देखा तो वह दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंची और जाकर उनके गले लग गई। शालू उनसे लिपटकर रोने लगी और इतने समय बाद किसी अपने को अपने इतना पास पाकर शालू की माँ रामवती देवी भी भाव विभोर हो गईं और अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकीं। उनकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। वे भी लगातार बस रोए जा रही थीं। आखिरकार अब शालू को अपनी माँ से मिलकर विश्वास हो ही गया था कि यह उसकी कोई गलतफहमी नहीं थी जो उसे लगा था। वास्तव में जिसे टीवी पर दिखाया जा रहा था वह शालू की अपनी माँ थी। अब शालू के भाई और भाभी ने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वे आज इस हालत में हैं और यहाँ वृद्धाश्रम में हैं। शालू ने अपनी माँ को शांत कराया और खुद भी चुप हुई। अपनी माँ को चुप कराकर शालू ने उनसे पूछा कि माँ, आखिरकार आप यहाँ कैसे पहुँचे? भैया से मैंने बात की थी तो उन्होंने तो मुझसे कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने कल ही मेरी आपसे बात कराई थी। अब अचानक से क्या हो गया माँ? पहले तो सब कुछ ठीक था, घर में छोटी मोटी नोक-झोंक तो चलती ही रहती है, लेकिन आखिर इतनी बड़ी बात, इतना सब कैसे हो गया कि आप घर छोड़कर यहाँ आ गईं? जब शालू ने अपनी माँ से एक के बाद एक इतने सारे सवाल किए तो उसकी माँ ने एक एक करके शालू को उसके सारे सवालों का जवाब देना शुरू किया। उन्होंने शालू और अपने दामाद सहित उसके बेटे और अपनी समधन जी को अपने कमरे में बुलाकर बिठाया और अपने कमरे में रखे हुए मटके से उन्हें पानी दिया। अब उन्होंने अपनी बेटी को सारी बात बताना शुरू किया कि कैसे वह अपने घर से इस वृद्धाश्रम तक पहुंची। उन्होंने शालू को बताया कि जब 6 महीने पहले शालू के पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से शालू के भैया और भाभी दोनों ही छोटी छोटी बातों पर झिरझिराने लगे थे। बहू तो हमेशा ही उल्टा बोल जाया करती थी। अब तो बहू को एक शब्द भी कह दो तो वह सुनने को तैयार नहीं थी, वह बर्दाश्त करने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। तुरंत ही उल्टा जवाब दे दिया करती, कहती
कि मैं यहाँ किसी के लेक्चर सुनने को नहीं बैठी हूँ। मुझे भी 1000 काम होते हैं, लेकिन फिर भी सबकी बातें सुनती हूँ। बस अब बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। जब देखो तब हर किसी की सुनती ही रहूँ क्या? धीरे धीरे जब बहू ने अपनी सास पर रौब जमाना शुरू कर दिया, तो बहू अपने ससुर के सामने ज़्यादा जो बोलती भी नहीं थी, आज वही बहू अपनी सास के सामने उल्टी ज़ुबान चलाया करती, उसे आंखें दिखाया करती। यदि उसकी सास उसकी बात न मानी, तो वह अक्सर ही अपनी सास पर चिल्ला जाया करती थी। अब तो लेकिन हद ही हो चुकी थी। वह अपनी सास से इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगी थी कि अब रामवती जी को अपनी बहू की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होती थी। वे अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मैं मानती हूँ कि हर बार कोई ना कोई तुझे कुछ ना कुछ कहता रहता है, इसीलिए तेरा गुस्सा जायज़ है और इसीलिए अब मैं तुझे कुछ नहीं कहती। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि उल्टा तू मुझे ही 4 बातें सुना दे। आखिर मैं तुझसे बड़ी हूँ, रिश्ते में भी और उम्र में भी तेरी माँ समान हूँ, और तू है कि मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात करती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बहू बोली, तेरे अच्छा लगने या ना लगने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं वह करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। आया समझ? चुपचाप जाओ यहाँ से और अपना काम करो। आई बड़ी महारानी, मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो जाओ यहाँ से। अब वे कमरे में आ गईं। ऐसे ही समय बीतता रहा और बेटे बहू की बदतमीजियाँ बढ़ती ही जा रही थीं। अब तक तो केवल बात काम की थी और कभी कभार वे अपनी माँ से उल्टा बोल जाया करते थे, और इस उम्र में यह सब देखकर वे कर भी क्या सकती थीं। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो और क्या पता कि कब तुम्हारा अंतिम समय आ जाए, तो क्यों ना समय रहते ही तुम यह ज़मीन जायदाद सब मेरे नाम कर दो। और बस इसी बात पर वह मुझसे ज़िद करने लगा, लेकिन मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं अभी से अपनी ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम नहीं करूँगी। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे इतना ज़ोर से धक्का मारा कि वहाँ रखी हुई टेबल पर जाकर मैं गिरी और मेरे माथे से खून निकलने लगा। तभी मेरी बहू ने अपने पति की बात सुनते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि बुढ़िया, यह सब क्या अपने साथ लेकर ऊपर जाओगी? अब तो वैसे भी यह सब हमारा ही है। क्या करना है तुम्हें इस सब का? तो क्यों ना यह सब जीते जी हमारे नाम कर दो। अपनी जान को जंजाल लिए बैठी हो, बताओ कर दोगी ना दस्तखत? लेकिन मैंने फिर से नामे गर्दन हिलाई तो गुस्से में बहू ने फिर से मुझे बेटे की ओर धक्का दे दिया और अब मेरा बेटा गुस्से में चिल्लाए जा रहा था। रजत ने मेरे बाल पकड़कर मेरे बाल खींचना शुरू कर दिए और बोला कि बता, दस्तखत करेगी या नहीं माँ? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैंने उससे अपने बाल छोड़ने को कहा। जब मैंने फिर भी उसे मना किया तो रजत ने गुस्से में आकर वहाँ रखी हुई एक कांच की बोतल मेरे सिर पर दे मारी। मैंने रजत को बहुत ज़ोर से धक्का दिया और घर से निकलकर भाग गई और पास के ही एक पार्क में जाकर पेड़ के पीछे छुप गई, और अंधेरे के कारण वे लोग मुझे नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद बस मैं यूं ही गंभीर हालत में चोटिल हुई थी। ऊपर से सर से खून बहे जा रहा था। मैं ऐसी हालत में ही बस पैदल चले जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं, कि तभी रास्ते पर चलते चलते मैं बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि मुझे इस वृद्धाश्रम में काम करने वाले एक लड़के ने देख लिया और उसने आकर मुझे संभाल लिया। उसके बाद यह लोग मुझे यहाँ लेकर आ गए और मैं
दोबारा कभी लौटकर उस घर में नहीं गई। बेटा, ऐसे राक्षसों के पास जाने से क्या ही फायदा, उन्होंने तो मुझे मार ही दिया था। यह तो ईश्वर की कृपा थी कि मुझे दूसरा जीवन मिल गया, वरना उन दोनों ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह कहती कहती रामवती जी सिसकियां ले लेकर रोने लगीं और वह रोए जा रही थीं। अब फिर शालू ने अपनी माँ को चुप कराया और बोली, चुप हो जाओ माँ, अब रोने के दिन तुम्हारे नहीं, उन लोगों के हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ यह सब किया है। शालू के पति कमल ने भी अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें हिम्मत बंधाते हुए कहा, मम्मी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपके एक बेटे ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका कोई नहीं है। आपका यह दूसरा बेटा आपके लिए हमेशा तैयार है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आज से अब आप हमारे साथ रहेंगी, हमारे घर में। क्यों माँ? इतना कहकर कमल ने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने भी नजरें झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। अब कमल भी निश्चिंत हो चुका था। कमल की माँ ने भी अपनी समधन जी को हिम्मत बंधाई और कहा कि बहन जी, कोई परेशानी नहीं है। जैसे रजत आपका बेटा है वैसे ही कमल भी आपका बेटा है और आप पूरे अधिकार से उसके घर में रहिए। हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह घर में रह सकते हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कमल और शालू अपनी माँ को अपने साथ लेकर चले गए और अब रामवती जी अपनी बेटी शालू के साथ उसी के ससुराल में रहने लगी थीं। इधर शालू ने अपने भैया भाभी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया था। अपनी माँ को साथ ले जाकर उसने उनके बयान भी दर्ज करवा दिए थे और इधर पुलिस ने रजत और उसकी पत्नी के घर पर धावा बोल दिया और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। जब उन दोनों को अरेस्ट किया गया तो वह दोनों बिल्कुल मासूम और अनजान बनकर पुलिस वालों से पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या है, हमने किया क्या है, हमें यह तो बताइए कि किस जुर्म में हमें अरेस्ट किया जा रहा है। जब उन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया गया तो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर रजत के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि रजत और उसकी पत्नी ने तो यह सोचा था कि इतनी घायल अवस्था में यह बुढ़िया घर से यूं ही निकल गई है तो आज नहीं तो कल वह इसी कारण से मर जाएगी। जब उसे इलाज नहीं मिलेगा तो और क्या होगा उसका। बस यह सब सोच सोचकर वे लोग निश्चिंत थे कि उनकी माँ फिर कभी उनके सामने नहीं आएगी। वह जो चाहे वह कर सकते हैं। और जब शालू ने माँ से बात करने की जिद की तो उसकी भाभी ने ही मुंह में कुछ दबाकर अजीब सी आवाज़ में उससे बात की थी और वीडियो कॉल पर भी बात करते समय वहीं रज़ाई में लेटी हुई थी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। इंसान चाहे कितने भी पाप कर ले, कितना भी बुरा कर ले, लेकिन जब उस ऊपर वाले के इंसाफ की लाठी चलती है ना, तो वह किसी गुनहगार को नहीं बख्शती। फिर ऐसे इंसान को तो माफ़ी भला कैसे ही मिल सकती है जिसने अपनी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। आज शालू अपनी माँ को अपने साथ लेकर रहती है और रामवती जी अपने बेटी, अपने दामाद के साथ और नन्हे से नाती के साथ, अपनी समधन के साथ खुशी खुशी इस परिवार का एक हिस्सा बनकर रहती हैं। इधर रामवती जी अपनी बेटी और दामाद के साथ खुश हैं और उधर उनके बेटे और बहू अपने किए कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।